हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विथ हिमांशु। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी गवर्नमेंट हमारे यहाँ बनाती चली आ रही हैं। 1968 में जो है हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। 1968 में दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, जब हमारी 1986 में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उस समय जो हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसको बाद में रिफॉर्म किया गया था 1992 में। फिर बाद में जो है अटल बिहारी गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने जो है कि इसमें कुछ कमियां थी जिसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था, तो उस कमियों को दूर करने के लिए अटल बिहारी गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ी बदलाव, कुछ चेंजेस बहुत ज़रूरी थी करना, तो उन्होंने समझा कि इसको और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, आफ्टर 34 ईयर्स, 34 साल से लगातार हम 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी को ही फॉलो करते आ रहे हैं। इसमें अभी बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन वो बदलाव संभव नहीं हो पाया। 2019 तक जो है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, जो पिछले 5 साल से प्रिपेयर हो रही थी, वो कंप्लीट हो चुकी थी। और गवर्नमेंट ने जो है इसका फीडबैक भी लोगों से लिया। 2019 दिसंबर में जब गवर्नमेंट ने इसको अपने एचआरडी वेबसाइट पे अपलोड किया था, तो लोगों से फीडबैक मांगे थे कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अपना मार्गदर्शन करिए और कुछ ना कुछ सुझाव दीजिए गवर्नमेंट को कि आप क्या चाहते हैं इसमें। 125 ओवरऑल जो है कि 1,25,000 लोगों ने जो है कि अपने सुझाव गवर्नमेंट के पोर्टल पे दिए भी थे, और बाद में जो हमारी कैबिनेट ने 2020 में इस पॉलिसी को जो है अप्रूव कर दिया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि इस पॉलिसी में और आगे क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, लेट्स मूव दिस स्लाइड। आगे चलते हैं और स्लाइड को मूव करते हैं। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए हमने कुछ की फैक्टर बना रखे हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन है, लैंग्वेज है, हायर एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी क्या क्या इंप्लीमेंट होगी, फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो अभी बेसिकली हमारा जो फोकस होना है वो इन 3 बेसिक पॉइंट पे है, जैसे स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेज आए हैं, लैंग्वेज क्या रखी जाएगी पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन किस तरीके से बदलेगा और कैसा उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन कैसे होगी, इसको भी ध्यान देंगे, फाइनेंस कहाँ से आएगा ये सब करने के लिए, गवर्नमेंट कौन सी बॉडी सेटअप करने जा रही है, और ओवरऑल इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो बेसिकली ये जो 3 फैक्टर शुरू के हैं, लैंग्वेज और स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आइए हम शुरू करते हैं स्कूली शिक्षा से। स्कूली शिक्षा में क्या है कि अब तक जो है जो भी कोई भी बच्चा था जो 10वीं पास करता था, तो 10वीं के बाद जो है वो 12वीं में जाता था। इट मीन्स अब तक की जो हमारी शिक्षा होती थी वो 10+2 के अकॉर्डिंग काम करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन्होंने स्कूली शिक्षा को कई स्टेजेस में डिवाइड किया है। जैसे पहला जो स्टेज होगा वो फाउंडेशन स्टेज होगा, जो 5 साल का होगा फाउंडेशन स्टेज। जैसे कि अभी आप लोग अगर सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए हो, तो आपकी पढ़ाई जो है क्लास 1 और क्लास 2 से ही स्टार्ट होती थी, लेकिन अभी भी प्रेजेंट टाइम में कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो किंडरगार्टन वगैरह और जो LKG UKG और ये सारी चीज़ें चलाते हैं, तो वो 3 साल, जिसको हम बोलते हैं प्री प्राइमरी स्कूल। तो अब गवर्नमेंट भी इस रूल को अडॉप्ट करने वाली है। फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा कि अब जो हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी वो पहले हम 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूलिंग करेंगे। 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूलिंग पास आउट होने के बाद जो है 2 साल, और तब हम क्लास 1 में जाएंगे और क्लास 2 में जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स अब 5 साल की जो है फाउंडेशन स्टेज होगी। क्लास 2 तक हमने नाम दिया है फाउंडेशन स्टेज। 3 बेसिक ईयर, जिसमें हम किंडरगार्टन और UKG LKG को इंक्लूड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा 2 ईयर्स होगा जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 को लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेज हमारा आता है प्रिपरेटरी स्टेज, मतलब जो बच्चा क्लास 3 से क्लास 5 के बीच में है, वो 3 साल जो है उसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, आगे कौन सी स्टेजेस बनाई है गवर्नमेंट ने, देखते हैं। इसके बाद जो हमारा मिडिल स्टेज आता है, मिडिल स्टेज में 3 ईयर्स होते हैं, जिसमें क्लास 6 से 8 तक के बच्चे आते हैं। फिर हमारा आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 4 ईयर्स ऑफ क्लासेज, जैसे 9 से लेकर के 12th था। देखो अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट को पहले क्या होता था, 10+2 जब चलता था, आज भी जो 10+2 चलता है उसमें क्या होता है कि जब भी हमको जब बच्चा 10th पास करता है, तो उसके 10th के बाद जो है 11th में जा करके उसको सब्जेक्ट चूज करना होता है कि अब आपको कॉमर्स लेनी है कि साइंस लेनी है कि आर्ट्स लेनी है, क्या पढ़ना चाहता है बच्चा। लेकिन अब यहाँ भी क्या है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जब बच्चा सेकेंडरी स्टेज में जाएगा, और सेकेंडरी स्टेज में ही उसको सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शन आ जाएंगे। इट मीन्स क्लास 8 के बाद ही बच्चा जो है सब्जेक्ट चूज कर सकता है कि उसको आर्ट लेनी है कि कॉमर्स लेनी है कि साइंस लेनी है। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है। अब तक जो हमारा पढ़ाई का बेसिस था, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करता था, वो 10+2 के बेसिस पे पढ़ाई कराता था। इट मीन्स पहले 10वीं पास करो फिर 12वीं की एग्ज़ाम दो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है इसमें जो है बहुत बदलाव किया गया है। 10+2 के बेसिस पे अब ये काम नहीं करेगा। अब पहले फाउंडेशनल एजुकेशन होगी, फिर प्रिपरेटरी एजुकेशन होगी, फिर मिडिल होगी, फिर बच्चा जो है सेकेंडरी में जाएगा। इट मीन्स अब का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है, उसमें कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर
5 ईयर्स की प्रिपरेटरी फाउंडेशनल स्टेज, फिर जो है 3 ईयर्स की जो है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज होगी, फिर 3 ईयर्स की आपकी मिडिल स्टेज होगी, और फिर 4 ईयर्स की जो है आपकी सेकेंडरी स्टेज होगी। मतलब अब नया जो एजुकेशन सिस्टम आएगा वो 5+3+3+4 के बेसिस पे काम करने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सपेंड्स एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स ऑफ मैंडेटरी स्कूलिंग टू 3 to 18 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। देखिए ऐसा क्या है कि जो हमारे संविधान में राइट टू एजुकेशन है उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इट मीन्स मैंडेटरी स्कूलिंग है 6 से 14 साल के बालकों के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको बढ़ा करके 3 से जो मिनिमम एज है उसको 3 साल कर दिया गया है और मैक्सिमम एज को जो है 18 साल कर दिया गया है। इट मीन्स लेकिन अभी इसके लिए देखिए अभी ये फिक्स नहीं है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन तो अभी 6 से 14 साल को ही फॉलो करेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट इसमें कुछ अमेंडमेंट करेगी और संविधान में ये संशोधन किया जाएगा और इसको 3 से 18 साल में जल्द ही किया जाने वाला है। देखिए बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी है। क्या क्रिटिसिज्म है? गवर्नमेंट क्या है कि जो ईसीसी है, ईसीसी का मतलब अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसके लिए जो प्रिपरेटरी जो फाउंडेशनल स्टेज है, मतलब जो किंडर गार्डन, LKG, UKG, क्लास 1 और क्लास 2 जो 5 ईयर्स की मैंने आपको बताई थी, 5 ईयर्स की जो फाउंडेशनल स्टेज है उसके लिए गवर्नमेंट जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स पर निर्भर है। इट मीन्स आंगनवाड़ी वर्कर्स ही जो है कि बच्चों को पढ़ाएंगे। जो प्रिपरेटरी फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे हैं उनको अब आंगनवाड़ी वर्कर्स ही पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रही है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की आलोचनाएँ हो रही हैं। वो इसलिए है क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो ट्रेंड नहीं है पढ़ाने के लिए और उनके पास वेल इक्विप्ड नहीं है, उनके पास अच्छे संसाधन नहीं है, उनके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है एजुकेशन के लिए। जैसे बीएड स्पेशल डिग्री होती है आपको टीचर बनने के लिए, तो उनके पास ऐसा कुछ डिग्री नहीं है, तो वो कैसे पढ़ाएंगे। इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलनी पड़ी है। अब हुआ क्या कि अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन को लेकर के गवर्नमेंट जो है आंगनवाड़ी वालों को टीचर बनाना चाहती है और ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है अगर वो 12वीं पास हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाएगी और उनको ट्रेनिंग देगी कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। उसके साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनकी क्वालिफिकेशन जो है 12वीं से कम है उनके लिए 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स चलाया जाएगा और उस डिप्लोमा कोर्स के तहत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चों के साथ उनको कैसा व्यवहार करना है और कैसे डील करना है। देखिए आगे क्या है, अब हम बोर्ड्स पे आते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्लास 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसकी अहमियत को अब थोड़ा कम कर दिया गया है। देखिए बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड्स 10 एंड 12 विल बी कंटिन्यूड बट दे विल बी लो स्टेक। ठीक है, थोड़ी सी अहमियत डाउन कर दी गई है बोर्ड एग्जाम की। द फोकस विल बी ऑन टेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज एप्लीकेशंस। अब जो है हमारा फोकस क्या होगा, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना, आपकी नॉलेज कैसी है और आप रियल वर्ल्ड में आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कैसे कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। मतलब आने वाले समय में जो क्वेश्चंस का लेवल है बोर्ड एग्जाम में उसको चेंज किया जाएगा। अब जो क्वेश्चन बनेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केस स्टडी पे बेस्ड होंगे, ताकि आप अपने नॉलेज को रियल वर्ल्ड में किस तरीके से अप्लाई करते हो इसकी टेस्टिंग की जाएगी और ये बहुत ही जरूरी है और एक अच्छा कदम भी है। देखिए स्टूडेंट विल बी गिवन अ सेकंड चांस। अब स्टूडेंट को 2 बार बोर्ड एग्जाम देने होंगे। जैसे होता क्या था कि जब आप 12वीं में या 10वीं में जाते थे तो आपको साल में 1 बार बोर्ड एग्जाम्स देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि स्टूडेंट को साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स देने होंगे। इट मीन्स आपके साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। जिस बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे वही आपका फाइनल मार्क्स माना जाएगा। इससे आपकी क्या होगी, एंग्जाइटी कम होगी, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा। होता क्या था कि बोर्ड एग्जाम को लेकर के स्टूडेंट में स्ट्रेस बहुत हाई लेवल पे था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि स्टूडेंट्स को रिलीफ दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप बोर्ड्स के कैंडिडेट हो, आपको आगे चल के बोर्ड्स देना है, तो अगर आप जो है कि पहले बोर्ड्स में अगर आपने अच्छे मार्क्स नहीं पाए तो आपको एक चांस और मिलेगा 2 बोर्ड्स देने के लिए, और साल में 2 बोर्ड्स होंगे। जिस बोर्ड्स एग्जाम में आपके मार्क्स बेहतर होंगे वही आपका फाइनल स्कोर माना जाएगा। देखिए स्टूडेंट विल एबल टू चूज मेनी ऑफ द सब्जेक्ट एंड द लेवल इन विच दे टेक बोर्ड एग्जाम। स्टूडेंट को क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है चूज करने का है। जैसे मान लीजिए आपको मैथ्स लेनी है, ठीक है, मैथ्स में 2 लेवल बना दिया गया, एक अपर लेवल मैथ्स, एक मिडिल लेवल मैथ्स। ठीक है, आपको अपर लेवल या हाई लेवल मैथ्स नहीं पढ़नी है क्योंकि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके पास एक राइट होगा कि आप लोअर लेवल मैथ्स भी ले करके अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि बहुत ही अच्छा है कि जैसे अगर आपको
साइंस है तो साइंस को इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक हाई लेवल साइंस और एक लो लेवल साइंस। तो अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आपको आगे चल के फिल्मी दुनिया में एक्टर बनना है और वहाँ पर साइंस की कोई काम नहीं है, तो इसमें आप क्या होगा, आप बहुत ही ईजिली जो है लो लेवल के साइंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए और उसमें आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। देखिए क्या है, देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन एमंग सर्कुलेशन एक्स्ट्रा सर्कुलेशन, किसी भी तरीके का सेपरेशन नहीं है। देखिए होता क्या था, अब तक क्या था कि जब बच्चा 10वीं पास करता था और 10वीं पास करने के बाद उसके मार्क्स देखे जाते थे, अगर आपके 80% मार्क्स हैं या 75% के एबव मार्क्स हैं तो ही आप 11th में जाकर के साइंस ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मार्क्स पे डिपेंड नहीं होने वाला है। आप साइंस लेने के साथ साथ अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट भी पढ़ सकते हो। आपको अगर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है या फिर अगर आपने कॉमर्स ले रखी है और आपको साइंस की केमिस्ट्री या फिजिक्स अच्छी लगती है तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो अब किसी तरीके का सेपरेशन नहीं होगा, किसी तरीके का अलगाव नहीं होगा कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना और इसी पे फोकस करना है या इस स्ट्रीम में ही कैरियर बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में तो आप वो सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। वोकेशनल सब्जेक्ट अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं। देखिए अब दोनों के वेटेज हैं, जैसे आपके कॉमर्स और साइंस अगर आपने लिया है तो कॉमर्स और साइंस के जितने वेटेज होंगे सेम उतना ही वेटेज जो है वोकेशनल सब्जेक्ट्स के भी होंगे, लाइक स्पोर्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, इसके भी सेम उतना ही वेटेज मिलेंगे। देखिए होता क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप जो भी बच्चे हैं उनको जो है कि एक्स्ट्रा उनके अंदर जो एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। अगर किसी बच्चे की स्पोर्ट्स में रुचि है, किसी की म्यूजिक में रुचि है, किसी को गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो पढ़ाई के साथ साथ उसमें भी इक्वल वेटेज दें। ऐसा नहीं है कि अगर हमें जो है कि क्रिकेट अच्छा लगता है तो अगर हमने क्रिकेट में हमें रुचि है और हम जो है कि कॉमर्स लेवल के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स में मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, क्रिकेट हमको खिलाई जा रही है बट क्रिकेट में हमको मार्क्स नहीं मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट जितना हम साइंस पे वेटेज देते हैं, जितना हम कॉमर्स पे वेटेज देते हैं, सेम उतना ही वेटेज जो है अब आपको स्पोर्ट्स पे ही देना होगा। तो ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव है कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी हम सेम वेटेज दे रहे हैं, मतलब सेम लेवल पर ला करके खड़ा करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर कोर्सेज एज पर देयर प्रेफरेंस। ठीक है, रिव्यूज बाय पीयर्स एंड टीचर्स। देखो अब क्या है, असेसमेंट के लिए जो मार्किंग होगी वो क्या होगी, ऐसा नहीं है कि मार्किंग सिर्फ आपकी कॉपियों को वैल्यूएट करके ही की जाएगी। स्टूडेंट खुद एक दूसरे को जज करेंगे और टीचर्स से बताएंगे कि ये पढ़ने में कैसा है, ये मेरा दोस्त है, इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, क्लास में इसका स्टेटस कुछ अच्छा रहता है, ये काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन स्किल इसकी बहुत अच्छी है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है टेक्निकल माइंडेड है। ठीक है, बिहेवियरल थिंकिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है टीचर को बताएगा और टीचर इस पर भी मार्किंग करेगा। तो ये इसको असेसमेंट जो हमारी होगी ना वो हमारी पर्सनल बिहेवियरल नॉलेज पे, बिहेवियरल थिंकिंग पे बेस्ड भी होगी। स्किल सच एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल बी टॉट इन स्कूल। अब स्कूलों में रोट लर्निंग नहीं होगी। पहले क्या था कि रोट लर्निंग होती थी, हम लोग जो है रट्टाफिकेशन वाले सिस्टम पे काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको केस स्टडी दी जाएगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट दी जाएगी, उस पर आपका पूरा का पूरा जो है आपको देखा जाएगा, जज किया जाएगा कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट को अपने जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन हासिल की है, आप उसको किस तरीके से व्यवहारिक जीवन में लागू करते हो, इस समस्या पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। एजुकेशन सिस्टम के पूरे पैटर्न को गवर्नमेंट ने 2022 से 23 में चेंज करने का टारगेट रखा है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है कि इस पे बहुत तेज़ी से काम करेगी। NCFSC जो गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें काफ़ी हेल्प करेगी। 2020-21 में जो NCFSE जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है ताकि शिक्षा विभाग में एक बड़े लेवल का जो परिवर्तन है उसको आसानी से अचीव किया जा सके, इसके लिए ये प्रयासरत है और अभी भी ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी काम कर रही है। आने वाले समय में 2022 से 23 तक, या फिर मैं कहूँ कि 2023 और 24 का जो हमारा शैक्षणिक साल होगा वो कुछ नया होगा हम लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए। उसमें हमें जो है कि बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने वाले हैं। फिर हम आते हैं द स्कूल करिकुलम के बारे में बात करते हैं। स्कूल में जो करिकुलम होगा उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है और वो बदलाव हो भी रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में NCFSE जो है 2020-21 वो अपने करिकुलम एक्टिविटी में बदलाव कर रही है। साथ ही साथ NCERT भी जो है अपने सिलेबस में चेंजिंग ला रही है, पूरे सिलेबस को मॉडिफाई किया जा रहा है और जो भी बुक्स NCERT की पब्लिश हो चुकी हैं, जो पहले से पब्लिश हो चुकी हैं, उन बुक्स को दोबारा पब्लिश किया जाएगा और उसमें जो है
बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हटाई भी जाएंगी और बहुत सारी नई चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। मतलब एज वेल एज अगर हम बात करें तो पूरे सिलेबस में एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब हमें जो भी बुक्स पढ़ाई जाएंगी या जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो पैडागॉजिकल बेस होंगे, मतलब केस स्टडी बेस होंगे, रियल लाइफ से रिलेटेड होंगे, ताकि स्टूडेंट को जो है इनोवेटिव माइंडसेट का स्टूडेंट बनाया जा सके। बच्चा जो है कि पढ़ने के बाद पढ़ाई को रटने से रिलेटेड ना करे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम इनोवेट करते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, उससे वो रिलेट कर पाए। इससे जुड़े हुए जो भी काम है वो एनसीईआरटी कर रही है और उम्मीद है कि 2022-23 तक जो है जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो ईजिली पूरा हो सकेगा। आगे हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इन्होंने कुछ टारगेट रखे हैं और वो टारगेट क्या है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने टारगेट रखे हैं कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसकी जो लिटरेसी है वो 2025 तक 100% कर दिया जाए। 100% लिटरेसी कर दिया जाए प्राइमरी स्कूलिंग की। मतलब हमारे यहाँ कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो प्राइमरी स्कूल में अपनी पढ़ाई ना कर सके। 100% बच्चे जो हैं प्राइमरी स्कूल पास आउट हो सकें। और दूसरा अचीवमेंट क्या है, प्यूपिल टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो 30:1 किया गया है। मतलब एक प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चों पे एक टीचर रहना कंपलसरी है। साथ ही साथ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, काउंटिंग, अर्थमेटिक और मैथमेटिकल थिंकिंग में भी जो है फोकस ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट। दीक्षा पोर्टल जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, दीक्षा ऐप के जरिए टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा और इसमें और भी आने वाले समय में, जो प्रेजेंट टाइम में तो ट्रेन किया ही जा रहा है, खासकर आने वाले समय में इसमें और हाई क्वालिटी रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है। तो ये एक मेजर बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता क्या है। बहुत लोगों को शायद इसका मीनिंग ही नहीं पता है। देखिए, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 3 साल की है। इट मीन्स जिनकी एज जो है वो 3 साल की है और उनमें से 900 बच्चे ही ऐसे हैं जो आगे चल के जिनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको स्कूल्स में एडमिशन कराने ले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होगी वो कितनी होगी, 90% होगी। मतलब 1000 बच्चों में सिर्फ 900 बच्चे ही प्राइमरी में एडमिशन ले पाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ऐसे में हमारी कंट्री में जो सेकेंडरी स्कूल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी कंट्री में जो GER रेशियो है वो गिरता हुआ चला जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि सेकेंडरी स्कूल में करंट टाइम में जो GER है वो 56.5% है क्लास 11th और 12th में। जैसे ये हायर एजुकेशन में जाता है तो ये 26.3% हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बुरी कंडीशन को दिखाती है। किसी भी कंट्री के लिए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इससे पता चलता है कि उस कंट्री में लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है, वहाँ पर उस कंट्री के लोग कितने एजुकेटेड हैं। इसका पता अगर हमें लगाना है तो हम उस कंट्री की ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को ही चेक करते हैं। ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट रखा है सेकेंडरी स्कूल में। मतलब वो बच्चे जो प्राइमरी स्कूल से पास आउट होते हैं प्राइमरी में, तो 2035 तक का ये टारगेट है कि 2035 में जो है प्राइमरी स्कूल से जो बच्चे पास आउट होते हैं वो सेकेंडरी स्कूल में पूरे के पूरे बच्चे सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले लें और सेकेंडरी स्कूल का जो GER है वो 100% हो जाए। ठीक है, जो कि करंट टाइम में 56.5% है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल से जो बच्चे पास आउट होते हैं, इट मीन्स जिन्होंने 12th पास कर ली है, वो बच्चे अब आगे चल के हायर एजुकेशन की पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ, जिसकी वजह से वो हायर एजुकेशन BA BCom BSc जो भी है उसमें वो एडमिशन ले सकें। और जो प्रेजेंट टाइम में हायर एजुकेशन का जो GER रेशियो 26.3% है उसको बढ़ा करके 2035 तक ये टारगेट रखा गया है कि हायर एजुकेशन में जो GER रेशियो है उसको हम 50% कर सकें, और इस पर भी बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। देखिए, GER रेशियो हायर एजुकेशन में तभी बढ़ेगा जब हमारे पास नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, नंबर ऑफ कॉलेजेस भारी मात्रा में हो। तो गवर्नमेंट का ये भी एक, इसके साथ ही साथ एक ये भी मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री कॉलेजेस ओपन किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी ओपन किए जाएँ। अभी हम आगे की स्लाइड में उसको भी। अब बात करते हैं भाषा की, किस भाषा में पढ़ाई हो। ठीक है, भाषा की, जिस भाषा में बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो या फिर पुरानी शिक्षा नीति हो। 1966 में इसको लेकर के तमिलनाडु में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था। अभी लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि बच्चों की पढ़ाई जितना पॉसिबल हो सके वो उसके मातृभाषा में होनी चाहिए, मदर टंग में। ओके, वेयर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट
ग्रेड 5 बट प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8, है ना। जहाँ तक हो सके क्लास 5 तक तो करना ही करना है, और हो सके तो क्लास 8 तक भी इसे होम लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई को जारी रखना है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों में ही यह पॉलिसी जो है फॉलो की जाएगी। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है वेयर एवर पॉसिबल, मतलब जहाँ तक संभव हो वहाँ तक, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा है मैं आपको बता दूं। जो शिक्षा है वो हमारे संविधान में इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। मतलब शिक्षा पे जो अधिकार है, शिक्षा पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इट मीन्स राज्य सरकार केंद्र सरकार को प्रेशराइज नहीं कर सकती किसी भी चीज़ के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती है। दोनों ही सक्षम है कानून बनाने के लिए, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का मैटर है। तो यहाँ पर वेयर एवर पॉसिबल का वर्ड यूज किया गया है, मतलब अगर संभव हो सके तो। ये डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो इसको किस लैंग्वेज में पढ़ाई को जारी रखेंगे। एक रिसर्च कहता है, रिसर्च सोज डैट जो चाइल्ड है, देखिए रिसर्च सोज डैट चिल्ड्रन पिकअप लैंग्वेज एक्सट्रीमली क्विकली बिटवीन द एज ऑफ 2 and 8, ठीक है। 2 से 8 साल के बीच में जो है कोई भी बच्चा अगर हम उसको लैंग्वेज सिखाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से उस लैंग्वेज को पिकअप करता है। और रिसर्च ये भी कहता है कि जो बच्चा मल्टी लैंग्वेज जानता है उसका दिमाग बहुत ही तेज़ चलता है, वो कॉग्निटिव बेनिफिट उसको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको 2 से 8 के बीच में, अगर 2 साल से 8 के बीच में अगर उनकी एज है तो उनको जो है लैंग्वेज जो है सिखानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस टाइम पर उनको अच्छी लैंग्वेज सिखा सकें तो आगे चल के उनको बहुत सारे लैंग्वेज को ईजिली अडॉप्ट कर सकेंगे और उनका माइंड भी काफ़ी तेज काम करेगा। तो ये एक एक्सपोजर था, ठीक है। दूसरा है 3 लैंग्वेज फार्मूला। देखिए पुरानी शिक्षा नीति में भी 3 लैंग्वेज फार्मूला काम करता था, और इस शिक्षा नीति में भी 3 लैंग्वेज फार्मूला को ही कंटिन्यू रखा गया है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाया गया है। एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेज शुड बी इंडियन। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप तमिलनाडु में हैं तो आपको एक सब्जेक्ट तमिल पढ़ना है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपको जो है इंग्लिश आपने ले लिया, तीसरा सब्जेक्ट आप फ्रेंच नहीं ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज फार्मूला ये कहता है कि 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट जो होने चाहिए वो इंडियन होने चाहिए। जैसे पहला तो तमिल ले लिया, दूसरा इंग्लिश ले लिया, तो तीसरा फ्रेंच नहीं लेना होगा, तीसरा भी हिंदी ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं या कोई भी और ले सकते हैं। इट मीन्स 2 लैंग्वेज जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके इंडियन होने चाहिए, ठीक है। द एनईपी ओनली रिकमेंड्स, ठीक है, एनईपी केवल रिकमेंड्स कर रहा है कि मदर टंग में मीडियम हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हो वो हमारे मदर टंग में हो, बट इट नॉट कंपलसरी। ये कंपलसरी नहीं है, और ये डिपेंड करता है स्टेट पे कि स्टेट चाहे तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करे। जैसे प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने कहा कि हमारी जो सारी एजुकेशन होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, आंध्र भाषा में नहीं होगी। इट मीन्स अब आंध्र प्रदेश में सारी एजुकेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में है। मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या है, सिर्फ रिकमेंड कर रही है कि आप अपने मदर टंग में जो है एजुकेशन को दीजिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेट इस पर राजी हो जाएँ और मदर टंग में वो एजुकेशन को करें, क्योंकि शिक्षा जो है अभी भी हमारे संविधान में शिक्षा जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अलग से उस पर कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से उस पर कानून बना सकती है। दोनों एक दूसरे को जो है बाध्य नहीं कर सकती हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रिटिसिज्म बहुत हो रहे हैं, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग को लेकर के गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहला क्रिटिसाइज इस पॉइंट पे किया जा रहा है कि अनइक्वल लर्निंग होगी। जैसे मान लीजिए प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के बेसिस पे अपने खोल रखे गए हैं, और गवर्नमेंट स्कूल जब उनको अपने स्टूडेंट्स को जो है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करवाएगी, होम लैंग्वेज में पढ़ाई करवाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों स्कूलों के स्टूडेंट्स में जो होगा लर्निंग का जो बेसिस होगा वो अनइक्वल हो जाएगा। तो ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन के उभर रहा है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि स्टेट वर्सेज स्टेट की पॉलिसी लागू होगी, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा जो है वो कंकरेंट विषय का, कंकरेंट सब्जेक्ट का मैटर है, तो यहाँ पर स्टेट को भी खुली छूट है कि वो अपने से कोई भी कानून शिक्षा पे बना सकती है। ऐसे में क्या होगा कि एजुकेशन सेंट्रल जो नियम बनाएगी वो अलग रहेगा, लेकिन स्टेट पता नहीं उसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, ये भी क्रिटिसिज्म हो रहा है। दूसरा एक क्लास डिवाइड हो जाएगा सोसाइटी में। जैसे यहाँ पे क्या है कि जब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ेंगे वो जो है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे, होम लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे, और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे वो जो है कि मान लीजिए वो किसी इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश भाषा को यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा कि सोसाइटी में देखा जाएगा कि जो गरीब बच्चे हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारे यहाँ गरीब बच्चे ही आजकल के गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, तो इसमें भी एक भेदभाव का नज़रिया उत्पन्न होगा। लोग ये सोचेंगे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना एक अलग क्लास को दिखाता है और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करना एक अलग क्लास को दिखाता है, तो क्लास डिवाइड हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसाइज का फैक्टर बन रहा है। जो चौथा पॉइंट हमारा है कि इंग्लिश जो है एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, जो कि इंटरनेट हुआ, साइंस की दुनिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया में यूज हो रहा है, इसलिए हम इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इंग्लिश को एक परमानेंट लैंग्वेज गवर्नमेंट को मानना ही होगा। सारी चीज़ें रीजनल लैंग्वेज में हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो लास्ट हमारा पॉइंट है, व्हाट अबाउट चिल्ड्रन ऑफ पीपल इन ट्रांसफरेबल जॉब। भाई जिनकी जॉब ही ट्रांसफरेबल है, जैसे मान लीजिए
कोई एक पर्सन है जो केरला में जॉब करता है, अब आप उसको जो है शुरू से एजुकेशन दोगे उसकी होम लैंग्वेज, उसके रीजनल लैंग्वेज में, उसको केरला में क्या उसको तमिल वगैरह आती है, तमिलनाडु में वो है तो उसको तमिल आती है, कन्नड़ आती सॉरी तमिल आती है, तो वो अगर वो छत्तीसगढ़ में जॉब करने आएगा, अब छत्तीसगढ़ में कुछ और भाषा बोली जाती है, ठीक है, तो वो कैसे जॉब कर पाएगा, क्योंकि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज अलग है और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज अलग है। इसलिए आपको एक ऐसी लैंग्वेज चूज करनी होगी जो पूरे भारत में अप्लाई हो सके आसानी से, और इस पर विवाद भी हो रहा है, इसको गवर्नमेंट की खिंचाई भी हो रही है। तो अभी गवर्नमेंट देखते हैं इसमें क्या प्लानिंग करती है, हो सकता है आगे इसमें कुछ बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सके। फिर है हमारा कॉलेज एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम्स। कॉलेज एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो अभी तक क्या था कि हमको जो है कि अगर मान लीजिए हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस देना पड़ता था, अगर हमको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका हमें अलग से एंट्रेंस देना होगा, जेएनयू में एडमिशन लेना तो उसका अलग से एंट्रेंस देना होगा। ऐसे लॉट ऑफ एंट्रेंसेज एग्जाम्स जो है कंडक्ट कराए जाते थे विभिन्न तरीके के यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सभी स्टूडेंट जो 12th पास आउट होंगे, जो सेकेंडरी स्टेज पास आउट कर लेंगे, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बनाई जाएगी। इट मीन्स एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का पेपर डिसाइड करेगी, और साल में 2 बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे, ठीक है, साल में 2 बार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। मतलब जो स्टूडेंट जो है, मान लीजिए एक बार अगर आपने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाए तो आप दो बार मौका मिलेगा, 6 महीने पे एक बार जो है आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में जैसा आपका मार्क्स होगा उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। इट मीन्स अब कोई झंझट नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने की झंझट नहीं है। ऐसे में अब सिर्फ आपको एक मौका मिलेगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो कि एनटीए कंडक्ट कराएगी, और उसके थ्रू जो है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन यहाँ भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम वाला जो मेथड है गवर्नमेंट का, ये जो है मैंडेटरी नहीं है, पूरी तरीके से कंपलसरी नहीं है। जो स्टेट चाहे वो लागू कर सकते हैं, जो स्टेट चाहे या जो यूनिवर्सिटी चाहे वो लागू नहीं कर सकती है। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी, क्या कोई इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी इसको मानने से मना भी कर सकती है, और कोई भी इंडिविजुअल स्टडी इसको अपना भी सकती है। जैसे मान लीजिए, अब देखो क्या होता था कि जो भी यूनिवर्सिटियाँ होती थी, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ होती थी, DU हुआ, BHU हुआ, JNU हुआ, ठीक है, ये लोग जब भी अपना कॉमन जो भी अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, इससे उनको भारी मात्रा में रेवेन्यू जनरेट होती है। अब ये रेवेन्यू क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट में लगाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब सारा एग्जाम गवर्नमेंट खुद कंडक्ट कराएगी एनटीए के थ्रू, तो यूनिवर्सिटीज़ की रेवेन्यू काफ़ी हद तक प्रभावित होगी, ऐसे में यूनिवर्सिटी को लॉस होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जरूरी नहीं, और गवर्नमेंट ने भी ये रूल बनाया तो ये कह दिया कि मैंडेटरी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सारी यूनिवर्सिटियां ये रूल मानेंगी? क्या सारी यूनिवर्सिटियां अपनी सहमति दिखाएंगी? मुझे तो नहीं लगता। तो इसमें भी गवर्नमेंट का ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इस चीज़ को बदलो और सभी यूनिवर्सिटी के लिए इस चीज़ को कंपलसरी किया जाए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा जो है कदम है। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की, देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के मैनेजमेंट के बारे में। तो इस वक्त देश में यूजीसी नाम की एक संस्था है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को गवर्न करती है, लेकिन अब उसकी जगह आएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI, ओके। और धीरे धीरे टारगेट ये है कि आने वाले 15 सालों में जितने भी एफिलेशंस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। जैसे अभी क्या होता है कि अगर आप कर्नाटका में हैं तो वहाँ पर एक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, और इस राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से न जाने कितने कॉलेजेस एफिलेटेड हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब ये होगा कि वो सारे एफिलेशन समाप्त हो जाएंगे और सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, वो अपने हिसाब से स्वतंत्र रहेंगे कोई भी रूल और रेगुलेशंस को बनाने के लिए, ठीक है, ओके। आगे क्या है, रिफॉर्म्स ऑफ HEI, क्या क्या रिफॉर्म्स होंगे? देखिए होता क्या है कि अभी तक हम जानते हैं कि मल्टी डायमेंशनल क्या होता है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में क्या होता है कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो होते थे क्या होते थे, जैसे IIT या मेडिकल का कोई कॉलेज है तो सिर्फ वो IIT या मेडिकल का ही पढ़ाई कराता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को फॉलो करना होगा सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को। इट मीन्स अगर आपके शहर में अब तक क्या होता था, जैसे आपके शहर में पता चला कि ये आर्ट्स का कॉलेज है, ये कॉमर्स का कॉलेज है, अब ऐसा नहीं है। अब सभी कॉलेजेस को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होंगे। IIT का कॉलेज है तो उसको कॉमर्स के भी और साइंस के भी और आर्ट्स के भी सब्जेक्ट को पढ़ाने होंगे, साथ ही साथ अगर मेडिकल का कॉलेज है तो उसको भी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने होंगे। इट मीन्स सभी यूनिवर्सिटी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये टारगेट जो रखा गया है ये 2040 तक रखा गया है। 2040 तक भारत की सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस जो होंगे वो मल्टी डायमेंशनरी हो जाएंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज पे काम करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स को फुली वरीयता देंगे, ठीक है। और एक और टारगेट रखा गया 2040 तक कि हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक यूनिवर्सिटी कम से कम हो। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कि एक यूनिवर्सिटी तो होनी ही चाहिए। और उन यूनिवर्सिटी में कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो पढ़ाई का मीडियम ऑफ लैंग्वेज हो वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेज को फॉलो करे। तो ये एक तरीके से है। उसके साथ ही साथ फैकल्टी और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी भी उन्हें दी जानी चाहिए।
ठीक है, देखते हैं और आगे क्या कह रहा है कि जो भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क जो हो रहा है उसके लिए एक नई एजेंसी बनाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे एनआरएफ। एनआरएफ का मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि यूनिवर्सिटी को फंडिंग करेगी और यूनिवर्सिटी में नज़र रखेगी कि वो जो रिसर्च कराया जा रहा है वो रिसर्च का मतलब अहमियत कितनी है और किस लेवल पे रिसर्च हो रहा है, क्या सिर्फ रिसर्च के नाम पर पैसे उठाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च के ऑडिट से लेकर के जो भी पैसे दिए जा रहे हैं और जो भी रिसर्च में रिसर्च इथिक्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इन सब के लिए जो भी रूल रेगुलेशन होगी वो अब एनआरएफ बनाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, वही डील करेगी। ठीक है, पूरा का पूरा गवर्न जो होगा वो लाइट बट टाइट वाले मेथड पे काम करेगा। ये लाइट बट टाइट मेथड जो है ये गवर्नमेंट ने नाम दिया है। इसका मतलब ये है कि सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन को और पूरी तरीके से वो अकेले ही हायर एजुकेशन को डील करेगा जो भी कमियां हैं। फिर देखिए क्या है कि 4 ईयर कोर्सेज आ गए, FYUP मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब तक क्या होता था कि हम लोग 3 साल की ग्रेजुएशन करते थे, फिर 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 ईयर्स का कोर्स आ रहे हैं। डायरेक्ट 12th के बाद आप 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हैं। इस 4 ईयर्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अंडर ग्रेजुएशन विल बी आइदर 3 और 4 ईयर्स। आप 3 साल का भी कर सकते हो, आप 4 साल का भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे जो है हिस्ट्री पसंद है, तो मुझे जो है मैंने हिस्ट्री से जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लिया BA में। ठीक है, तो मैं अगर पहले साल मैंने पढ़ाई करी और पहले साल के बाद मुझे लगा कि हिस्ट्री मेरे लिए काफ़ी टफ है, मैं हिस्ट्री पढ़ने लायक नहीं हूँ और मैं कॉलेज ड्रॉप आउट करने का फैसला मैंने ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैंने जो 1 साल की पढ़ाई की है उस दौरान जो भी मेरी 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट हुई है तो कॉलेज मुझे 1 साल का सर्टिफिकेट देगा जो कि हिस्ट्री ऑनर्स में मिलेगा। लेकिन अगर मैंने 2 साल पढ़ाई करके कॉलेज को ड्रॉप आउट किया है तो मुझे एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन अगर हमने 3 साल पढ़ाई करी है तो हमें बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर हमने 4 साल पढ़ाई की है, मुझे हिस्ट्री से बहुत प्यार है, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है और हमने 4 साल तक पढ़ाई की है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च का, अगर मान लीजिए 3 साल हमने बैचलर डिग्री लिया और 1 साल हमने और पढ़ाई करी और हमने कुछ रिसर्च पब्लिश किया, तो बैचलर डिग्री के साथ साथ हमें जो है रिसर्च की भी डिग्री दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है कदम दिखाई देता है। फिर आता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, जैसे मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई को बीच में पॉज कर दिया, छोड़ दिया, आपने मान लीजिए कि आपने BA में एडमिशन लिया और BA फर्स्ट ईयर में ही आपने पढ़ाई छोड़ दिया, तो आपको कुछ क्रेडिट स्कोर मिलेंगे। हो सकता है आपने BA फर्स्ट ईयर में पढ़ाई किया, हो सकता है टोटल BA करने के लिए आपको जो है स्कोर की ज़रूरत थी 14, कितने स्कोर की ज़रूरत थी, 40 स्कोर की ज़रूरत थी और आपने BA फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी। इट मीन्स आपको 10 स्कोर मिले हैं, बाकी के 30 स्कोर अभी आपको लेना बाकी है ताकि आप पूरी पढ़ाई को अपनी कंप्लीट कर सकें। ऐसे में क्या हो सकता है कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी आपको टाइम मिलेगा आप बाकी की पढ़ाई ईजिली पूरी कर सकते हैं और वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो भी स्कोर होगा उसको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आपने मैं हूं ना फिल्म देखी होगी जिसमें शाहरुख खान जो है अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसकी जॉब लग जाती है, बाद में जॉब करने के बाद जो है वो अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेता है और आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करता है वहीं से जहाँ से उसने पढ़ाई को छोड़ी रहती है। तो ये चीज़ रियलिटी में होने वाला है। मैं हूं ना फिल्म जो है अब एक रियल विजन की तरह सामने आने वाली है जिसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लागू किया जाएगा। मतलब जो बच्चा अगर बीच में पढ़ाई को छोड़ दे रहा है, आगे 2-4 साल बाद फिर से वहीं से वो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकता है और वो उसके जो भी क्रेडिट होगा उसके एकेडमिक बैंक में दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो इंसेंटिव है, इनिशिएटिव है, वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। मास्टर ऑफ फिलॉसफी टू बी स्क्रैप्ड, जो हमारा कोर्स था, जो पहले हम लोग क्या करते थे, BA करते थे, BA के बाद MA की पढ़ाई होती थी, MA के बाद जो है MPhil होता था और MPhil के बाद PhD होता था। देश के कुछ विश्वविद्यालय जो है MPhil भी कराते थे। मेनली होता क्या था, जो विदेशी विश्वविद्यालय थे, विदेशों में शिक्षा कैसे होती थी कि डायरेक्ट BA के बाद MA होती है और MA के बाद डायरेक्ट PhD होती है। ऐसे में क्या होता है कि इंडिया में जो है कुछ विश्वविद्यालय जो है MPhil की डिग्री भी देते थे। MPhil क्या होता था कि PhD में जब बच्चा एडमिशन लेता है MA के बाद तो उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको रिसर्च के इथिक्स की वगैरह में नॉलेज बिल्कुल नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि MPhil कराई जाती है ताकि रिसर्च में थोड़ी बहुत उसको हेल्प मिल सके। तो 2 साल की MPhil होती थी, उसके बाद फिर वो PhD में एनरोल्ड होता था। तो इंडिया में क्या होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते थे जो MPhil में तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते थे, साथ ही साथ वो PhD भी करते थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया कि MPhil की डिग्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक जो बड़ा इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो भी स्टूडेंट MPhil कर रहे थे या फिर जो आगे का विजन बना करके रखे हैं कि जिनको MPhil करना है वो पूरी तरीके से सावधान हो जाएं। MPhil की डिग्री अब पूरी तरीके से स्क्रैप्ड होने वाली है, अब उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो MPhil करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
दूसरा क्या है कि फॉरेन कॉलेजेस विल बी परमिटेड टू ओपन कैंपस इन इंडिया। देखो हुआ क्या है, इंडिया में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए, या कह सकते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडिया में आने की पूरी तरीके से छूट दी गई है नई एजुकेशन पॉलिसी में। अब जो फॉरेन की यूनिवर्सिटियां हैं वो इंडिया में अपने कैंपस को ओपन कर सकती हैं। इस पर भी गवर्नमेंट की बहुत खिंचाई हो रही है, गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ रहा है। क्या क्या क्रिटिसिज्म है इस पॉइंट के, देखिए क्या है कि प्रमोटिंग प्राइवेट प्लेयर्स एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी। लोग कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है कि प्राइवेट लोगों को जो है एजुकेशन में भी ले आ रही है, जबकि भारत की कल्चर अलग है, भारत की एजुकेशन अलग है, तो यहाँ पर प्राइवेट लोगों को लाने की क्या कवायद हो सकती है, क्या ज़रूरत है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को जो फॉरेन की हैं वो इंडिया में आए। अगर फॉरेन की यूनिवर्सिटी इंडिया में आ जाए तो वो फॉरेन कल्चर को बढ़ावा देंगी, ऐसे में हमारी कल्चर जो भी कुछ बची हुई है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्या है कि फॉरेन इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन, हमारा एजुकेशन में पूरी तरीके से फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तीसरा है हायर एजुकेशन कैन बिकम ग्रांट बेस्ड टू लोन बेस्ड। हायर एजुकेशन जो अभी ग्रांट बेस्ड है, जैसे अभी आपको पढ़ाई करनी है तो ग्रांट मिलती है ना, हर यूनिवर्सिटी को कुछ ना कुछ सहायता मिलती है, यूजीसी कुछ ना कुछ देती है। तो अब आने वाले समय में यूजीसी कुछ भी ग्रांट यूनिवर्सिटी को जारी नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ लोन बेस्ड पढ़ाई होगी। आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जो फॉरेन से इंडिया में अपना कैंपस सेटअप करेंगी वो आने वाले समय में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फीस रखेंगी, जिससे क्या होगा इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपना पढ़ाई करने का जिनका सपना है वो भारी से भारी मात्रा में बैंकों से लोन लेंगे। तो अब ये जो पढ़ाई जो होगी वो ग्रांट बेस्ड नहीं होगी, वो अब लोन बेस्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। एजुकेशन में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को कैसे लाया जाए। आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 का दौर है। कोविड-19 ने हमें जीने का तरीका तो सिखा ही दिया, साथ ही साथ हमें ये भी चीज़ सिखा दिया है कि हम एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके अपने एजुकेशन को और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने भी ये चीज़ जाहिर की है कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसको आगे भी जारी रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या है कि अब जो भी पढ़ाई होगी वो एक टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे होगी। मतलब जो बैग वाली एजुकेशन थी, बैग एजुकेशन, ठीक है, हम बैग उठा करके जाते थे और बहुत ज़्यादा उसमें किताबों का बोझ होता था, अब वो सब खत्म होगा। अब स्टूडेंट्स को एक टैब दिया जाएगा, उस टैब में प्रॉपर वाइज पढ़ाई कराई जाएगी। और ये पूरा जो टारगेट है ये 2040 तक रखा गया है। मतलब 2040 तक जो शिक्षा होगी हमारे देश में वो बैग मुक्त शिक्षा होगी। अब बैग ले जाने की कॉलेजेस स्कूल में ज़रूरत नहीं होगी। सभी स्टूडेंट्स को टैब दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू और सारी एजुकेशन उस टैब में होगी। जैसे नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF जो है इसके लिए काफ़ी काम कर रहा है। मूक्स जो है वो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी दिखा रहा है। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर एक जनरेट किया गया है। जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए, उनको एजुकेशन में और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ई कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे वेरियस लैंग्वेज में। और क्या 21वीं शताब्दी के जो चैलेंजेस हैं उसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। वर्चुअल लैब्स होंगी जहां पर सारे स्टूडेंट आसानी से जो है चीज़ों को प्रैक्टिकली सॉल्व कर पाएंगे वर्चुअल लैब के थ्रू। और उसके साथ साथ ऑनलाइन असेसमेंट और एग्जामिनेशन भी होंगे जिसमें आपको पेडागोगिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे और केस स्टडी भी सॉल्व कराई जाएगी। तो एक एजुकेशन सिस्टम में, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में नई टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगी बड़े लेवल पे, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। मैं इसको काफ़ी इसकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन ये जो है अभी पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल होने के लिए गवर्नमेंट ने जो फाइनली जो टारगेट रखा है वो 2040 का रखा है। नेक्स्ट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर की रिक्वायरमेंट कैसी होगी, किस तरीके से टीचर रखे जाएंगे। द टीचर मस्ट बी एट अ सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, टीचर ही तो बेस है पूरे एजुकेशन सिस्टम का। तो अब टीचर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो टीचर को किस तरीके से करती है। देखिए टीचर क्या होगा, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे नए सिटीजन्स के लिए जो है एक तरीके से टीचर जो है हमारे नई जनरेशन को बनाने का काम करता है, उन्हें बेहतर भविष्य बनाने का काम करता है। ऐसे में टीचर को एक रिस्पेक्टेड नज़रिए से देखा जाए, समाज में उसकी इज्जत हो और वो पूरे सोसाइटी के लिए एक इसेंशियल मेंबर्स माना जाए। इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तरह तरह के रूल और रेगुलेशन भी बनाए जाने वाले हैं। अभी इस पे काम चल रहा है कि टीचर को और क्या क्या बेनिफिट दिए जाएं ताकि उसको जो है एक रिस्पेक्टेड नज़रिए से लोग देखें। आने वाले समय में अगर आप जो है प्राइमरी लेवल से सेकेंडरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा वो प्राइमरी लेवल से लेकर के अगर आप सेकेंडरी लेवल तक टीचर बनना चाहते हैं तो सबके लिए कंपलसरी होगा। और साथ ही साथ इस टेट का
लेवल भी बढ़ाया जाएगा। अब तक जो टेट का एग्ज़ाम होता था उसके जो मटेरियल होते थे और अब जो आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होंगे उसके मटेरियल होंगे, उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पेडागोगिकल क्वेश्चंस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी और केस स्टडी भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। टेट विल भी जो है, टेट को जो है एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब सभी, चाहे वो फाउंडेशनल टीचर बनना चाहते हो, चाहे प्रिपरेटरी लेवल के टीचर बनना चाहते हो, या मिडिल या सेकेंडरी लेवल के, सभी लेवल के टीचर को बनने के लिए टेट को पास आउट करना ज़रूरी होगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि पैशन और मोटिवेशन भी देखा जाएगा। टेट में अब इंटरव्यू इंक्लूड किया जाएगा। अब तक टेट सिर्फ एक रिटन एग्जाम होता था, लेकिन अब टेट में एक इंटरव्यू भी इंक्लूड किया जाएगा। उस इंटरव्यू में आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगा। डेमोन्स्ट्रेशन के बेसिस पे देखा जाएगा कि जो आप टीचिंग करते हो, किस तरीके से आप पढ़ाते हो, आपके पढ़ाने का तरीका कैसा, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, आपका टीचिंग स्टाइल कैसा है, आपकी स्किल्स कैसी है, नॉलेज कैसा है, साथ ही साथ आप अपने कैरियर ऑप्शन को लेकर के कितना मोटिवेट रहते हो, टीचिंग को लेकर के कितना मोटिवेट रहते हो, ये सारी पॉइंट्स को अब जज किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में। और क्या है, दीज इंटरव्यू वुड ऑल्सो बी यूज टू एसेस कंफर्ट एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन द लोकल लैंग्वेज। ये जो इंटरव्यू है ये बेसिकली आपके लोकल लैंग्वेज में कंडक्ट किए जाएंगे और देखा जाएगा कि आप अपने लोकल लैंग्वेज में कितना ज़्यादा अपने आप को जो है एलिजिबल पाते हो, आप कितना ज़्यादा सफिशिएंट हो अपने लोकल लैंग्वेज में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी लोकल लैंग्वेज की कैसी है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर बनने के लिए टेट को कंपलसरी किया जाएगा। इट मीन्स टेट पास करना प्राइवेट स्कूलों में भी कंपलसरी रहेगा और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी कंपलसरी रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर क्या है, 2030 तक जो है एक टारगेट रखा गया है कि 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग जो होगी वो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड होगा। अब तक जो बीएड होता था वो 2 साल का होता था। देखिए होता क्या था, पहले हम लोग 12th पास आउट करते हैं, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, फिर 2 साल का बीएड करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 12th जैसे ही पास किया और आपका टारगेट है लाइफ में टीचर बनना, तो आप डायरेक्ट जो है बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपका 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड कहलाएगा, जिसमें बीएड के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री दे दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, इतना बड़ा चेंजेज हो रहा है, अब तक का सबसे बड़ा शैक्षणिक सुधार होने वाला है आपके देश में, भारत देश में सबसे बड़ा शैक्षणिक सुधार होने वाला है। तो इसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। देखिए जब 1968 में शैक्षिक एजुकेशन पॉलिसी आई थी, फिर 1986 में जब एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस समय में भी जो है कि जो टारगेट रखा गया था वो 6% ऑफ जीडीपी ही रखा गया था। तो ये जो है टारगेट जो अभी रखा गया, ये भी पुराना टारगेट है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जबकि अब गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि अब ये टारगेट बढ़ाए। ठीक है, 6% जीडीपी से काम नहीं चलने वाला, लेकिन फिर भी क्या है कि अभी भी हमारे यहाँ जो है सेंटर और स्टेट्स को मिला दिया जाए तो जो शिक्षा पे जो जितना खर्च होता है वो 4.43% ही हम अपने एजुकेशन पे खर्च करते हैं। मतलब जीडीपी का 4.43% ही हम अपने एजुकेशन पे खर्च करते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट क्या है कि जीडीपी का 6% जो है शिक्षा पर खर्च किया जाए। अब इसमें क्रिटिसिज्म भी है। क्या क्रिटिसिज्म है कि सेम टारगेट इन्होंने सेटअप किया है, जो टारगेट 1968 में था वही टारगेट 1986 में, और वही टारगेट जो है 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आपको दिखने को मिल रहा है। इसलिए इसको गवर्नमेंट को और इंक्रीज करना चाहिए। 6% तो कम ही है, 8% कम से कम जीडीपी का शिक्षा पर खर्च करना बहुत ही आवश्यक है। द बिग पिक्चर, अगला जो अगर हम टोटल ओवरऑल एनालिसिस करें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या, मुझे लगता है कि मेरा वीडियो बनाना काफ़ी सफल रहा है। आपको हो सकता है कि अच्छे से समझ में आ गया हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से काम करेगी। अभी तो सिर्फ हमने आपके साथ की पॉइंट ही डिस्कस किया है, क्योंकि पूरी समरी अभी आनी बाकी है जो कि बहुत बड़ी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो बिग पिक्चर क्या है, जो बिग समरी क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, वो ये है कि यहाँ पर ब्रॉड डायरेक्शंस दिए गए हैं, सिर्फ डायरेक्शंस दिए गए हैं, मैंडेटरी नहीं की गई है। मतलब कि अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि ये रूल रेगुलेशन सबको फॉलो ही करना है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन दे दिया गया है। दूसरी बात क्या है कि शिक्षा जो है कंकरेंट लिस्ट का मैटर है। स्टेट को अलग से पावर है, सेंट्रल को अलग से पावर है। तो स्टेट्स जो है सेंट्रल के बात को नहीं मान सकती और सेंट्रल जो स्टेट की बात को नहीं मान सकती। तो ये जो है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू होने में। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये होगा कि कंकरेंट लिस्ट से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट से हटा सकती है और सारी पावर खुद अपने हाथ में ले ले, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाए, तब कुछ हो सकता है कि ज़मीनी स्तर पर इस चीज़ को लागू किया जा सकता है। और जो भी इस
और दूसरा जो तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो ये है कि इसके सारे रूल रेगुलेशन जो है, जो उसका टारगेट रखा गया है वो 2040 तक का रखा गया है। मतलब पूरी तरीके से अगर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो कब तक होगा, वो 2040 तक देखने को मिलेगा। और बहुत कुछ तो आपको मुझे लगता है कि 2024 से 25 तक जो है आपको बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नज़र आने की संभावना है। लेकिन अगर हम बात करें कि 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब तक लागू होगी, तो वो 2040 तक टारगेट रखा गया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद, आपको पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो बेसिक पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको समरी को फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल वे में आपको समझाना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि सभी लोग जो ये सिर्फ सुने हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जिनको इसके बारे में कोई बेसिक आइडिया नहीं है, उन तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।